मैं सतीनामा से मीनाक्षी सानहिरिया। हमारे अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई। उनसे कुछ कल्याण आश्रम के ऊपर बातचीत के अंश मैं दे रही हूँ। नमस्कार सर, आप ये बताएं, आप कल्याण आश्रम कब से ज्वाइन किए और आपको इसमें बहुत अच्छा क्या लगा? कल्याण आश्रम से मैं सन 2003 में सरकारी सेवा में था, तब संपर्क में आया। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जनजाति समाज की सेवा करने वाले निस्वार्थ भाव और बिना किसी यश की प्राप्ति के लिए, इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए और इस समाज की जो मूलभूत संस्कृति है, आदिकाल से चली आ रही है, उसमें किसी तरह की विकृति नहीं आए और धर्मांतरण नहीं हो, उसके लिए जनजाति समाज की देश भर में सर्वांगीण विकास के लिए अखिल भारतीय कल्याण आश्रम कार्यरत है। आप तो संघ से पुराने जुड़े हुए होंगे। संघ से परिचय तो मेरा विद्यार्थी जीवन से है, लेकिन सक्रिय रूप से क्योंकि राजकीय सेवा में होने से समय नहीं दे पाते थे, बाकी संघ की गतिविधि। आप किस पोस्ट पे थे सर? मैं राजस्थान में एडिशनल कलेक्टर से वीआरएस लिया मैंने। कहाँ से सर? सिरोही से, राजस्थान। सिरोही से। आप अभी जब कल्याण आश्रम की गतिविधियां देख रहे हैं और धर्मांतरण का जो विषय देख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? कल्याण आश्रम इस देश में करीब 700 से ऊपर जनजातियाँ हैं और कल्याण आश्रम अधिकांश तक पहुँचा है और विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से और शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से जितना भी जनजाति समाज की सहयोग और स्वीकृति लेकर उनको समझाइश करके उनकी मूल संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। और जनजाति समाज का इस देश के लिए जो योगदान है, उस योगदान को, उनकी शहादत को हम डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से समाज के सामने लाना चाह रहे हैं। और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम 75 महापुरुषों की जनजाति के जिन्होंने शहादत दी है धर्म और संस्कृति के लिए विदेशी शासकों के खिलाफ, उनकी जीवनी तैयार हो गई है। उसको हम जल्दी जनता के सामने, समाज के सामने लाने का प्रयास करें। तो अभी आप जो कल्याण आश्रम के वार्षिक उत्सव में आए हैं, वो वार्षिक उत्सव हमारे जो महानगरों में मनाया जा रहा है, वो किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है? अभी स्वराज 75 का जो कार्यक्रम है, अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम, कल्याण आश्रम जनजाति समाज की जितनी भी अच्छी बातें हैं, जनजाति समाज का इस देश के विकास में, इस देश की आज़ादी में क्या योगदान रहा, उन सब गतिविधियों को, उन महापुरुषों को हम समाज के सामने लाना चाह रहे हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य। तो आप मतलब महानगरों में भी ये कार्य शुरू? जी, हमारा जनजाति समाज है वो विदेशी शासकों की कुछ डिवाइड एंड रूल्स के तहत शेष समाज से अलग थलग पड़ गया था। तो हमारा जो एक सिद्धांत है, तू और मैं एक रक्त, शहरवासी, ग्रामवासी और नगरवासी सब एक हैं। और आपस में जो सामाजिक समरसता बिगड़ी नहीं है, उसमें गैप आ गया। उस गैप को हम वापस पाटने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक शेष समाज की ये बात समझ में आ रही है और समाज खुले दिल से जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए और उनकी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए अभी मैंने देखा कोरोना के समय कोरोना में जो हम देख रहे हैं कि क्रिश्चियन मिशनरियों ने बहुत सारे चर्च खड़े किए हैं, उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ,
मिशनरी हैं तो देश की आज़ादी से पहले से उनको छूट दे रखी थी, वो अपना काम कर रही हैं। लेकिन कल्याण आश्रम ने भी कोरोना के माध्यम के समय में, कठिन समय में समाज की संघ के साथ में और कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डाल करके कार्य किया, जनजाति मैं वो सेवा नहीं पूछी आपको, मैंने कहा कि आप जो क्रिश्चियन मिशनरियाँ जो रेगुलर गिरजा बना रही है और इतने ज़्यादा उसमें गिरजाघर बने हैं जो मतलब इतने सालों में नहीं बने, अभी जाके कोरोना के समय की क्यों बन पाए? कोरोना के समय उनको अवसर मिल गया, कुछ तो लोगों की सेवा के माध्यम से या चिकित्सा के माध्यम से जाने का उनको अवसर मिल गया। इसलिए ये संख्या ये निरंतर वृद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। और कल्याण आश्रम की सेवाएं जहाँ जहाँ पहुँच रही तो वहाँ समाज समझ भी रहा है, जनजाति समाज, और अपनी मूल बातों को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच की भी हमने स्थापना की, उसके बैनर तले जनजाति समाज को संविधान की धारा 342 के तहत जो आरक्षण दिया है उसमें एक उपबंध लगाना था। जब 1950 में अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन विधेयक पास हुआ था, उसमें जनजाति समाज अनुसूचित जाति का जो आरक्षण दिया उसमें एक उपबंध लगाया कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म छोड़कर जाएगा तो उसको आरक्षण से वंचित किया जाएगा। लेकिन जनजाति समाज के लिए ये उपबंध नहीं लग पाया, क्योंकि उस समय मिशनरियाँ, इनका प्रभाव और कुछ ऐसे मिनिस्टर थे पूर्वांचल में, उन्होंने भारत सरकार के ऊपर दबाव डाला था, उसकी वजह से ये उपबंध नहीं लगा। तो हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और अभी जन आंदोलन खड़ा किया हमने पूरे देश में, संसद से सड़क से संसद तक और सरपंच से सांसद तक। ये अभियान पूरे देश के करीब 200 जिलों में हमने जिला रैलियां की हैं और आर पार की लड़ाई हम लड़ने का फैसला किया। 1968 में डॉक्टर कार्तिक उमराव ने एक प्रश्न उठाया था संसद में और वहाँ एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की थी। उसमें भारत की संसद के 348 सांसदों ने सहमति जाहिर की थी कि उपबंध इसमें लगाया जाए, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की भी राय थी कि इसमें यह किया जाए। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने शायद किसी दबाव में ये कहा कि सत्र के अंतिम दिन इसको पारित करेंगे, क्योंकि संसदीय कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल पक्ष में थी और वो आज दिन तक लंबी थी। और कारण क्या हुआ कि उस समय लोकसभा भंग हो गई थी, तो तब से ये पेंडिंग चल रहा था। बीच में जनजाति समाज ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें 27,65,000 हस्ताक्षर करके हमने भारत के माननीय राष्ट्रपति जी को दिया था, लेकिन उस ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर हमने जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले पूरे देश में आंदोलन आर पार की लड़ाई का हमने शुरू कर दिया है और हम ये करवा के ही रहेंगे, जैसा हमारा प्रयास है। अभी तक हम 475 करीब सांसदों से मिल चुके हैं और हमारी मांग है वो तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों तक पहुंचा दी लिखित रूप में। और आने वाले सत्रों में हम आशा करते हैं कि ये विधेयक पास हो और जनजाति समाज के और टुकड़े नहीं हों और हमारे समाज में कोई विघातक तत्व पैदा नहीं कर सकें। राष्ट्रीय तत्व ये चाह रहे हैं कि जनजाति समाज को किसी तरह से अराजक बना के और उनको देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित करना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि इस तरह की गतिविधियों में जनजाति समाज सम्मिलित हो और उन्हें रचनात्मक तरीके से उनका विकास करना है, उनकी वास्तविक समस्याएं, क्योंकि देश का 70 से 80% खनिज पदार्थ जहाँ से उसका दोहन किया जा रहा है वो जनजाति समाज वहाँ बैठा हुआ है। जल जंगल जमीन तीनों ही प्रॉपर्टी उसके पास में है, लेकिन आज दिन तक सरकारों ने अनदेखी की उनकी कि उनका विस्थापन तो उनको पुनर्स्थापना की सही व्यवस्था नहीं की। उनको उनकी मांगों को अनसुनी कर सरकार ने अपने रवैये से उनको बचाने की कोशिश की, जो कि संभव नहीं है। और खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं, उनके विकास के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं।
और पूरे देश में पूरा कोयला है, लोहा है, पेट्रोलियम से, ये सारी बॉक्साइड्स हैं, ये सारी चीज़ जहाँ से निकल रही हैं वहाँ जनजातीय समाज बैठा हुआ है और उनकी आज दिन तक सुनी नहीं जा रही। वर्तमान सरकार के सामने हमने सारी बातें रखी हैं और उस पर गंभीरता से विचार भी किया जा रहा है कि अगर सरकार के विकास करना है तो वो जनजातीय समाज के मार्ग से ही जा सकता है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं इस देश के वो जनजातीय समाज जिस क्षेत्र में बैठा है वहीं है। इसलिए उनको अनदेखी करके भारत का विकास बताना उचित नहीं होगा जब तक वो उनको अपने अधिकार मिले और अपनी सुविधाएं मिले। जहाँ बैठे हैं उनको वहाँ उनको वो सुविधाएं वैसी ही मिले और वो शिक्षा के माध्यम से और तरीके से वो शेष समाज के बराबर आए। कल्याण आश्रम राज्य सरकारों, भारत सरकार और समाज के बीच जाकर यही बात समझाने का प्रयास कर रहा है और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। इससे समाज भी हमको जनजातीय समाज को अपना मान करके गांवों में जा कर के वो स्वयं प्रकल्प चला रहे हैं। आप इस गांव में क्या आवश्यकता है, इन लोगों की सहमति क्या है। सबसे बड़ा कल्याण आश्रम का जो काम है वो रचनात्मक है। हम कोई ऐसा आंदोलन करवा के किसी को हिंसा के मार्ग पे नहीं ले जाना चाहते। हम शेष समाज, सरकार और जनजातीय समाज अपने विकास के लिए जो रुचि रखता है उसको हम उसका स्किल डेवलपमेंट करने का प्रयास करें। अंडमान का जो एक क्षेत्र था हमारे पास, वहाँ कोई नहीं जा सकता था, लेकिन कल्याण आश्रम के कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रयास किया तो वो क्षेत्र के भी लोग हमारे साथ शामिल हुए। इसका कुछ विस्तृत जानकारी अगर आप दर्शकों तक दे सकें। मेरे पास में विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन कल्याण आश्रम पिछले 2 साल में कोविड में भी संकट में हमारे कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान भी दे दी है और वो ऐसे दुर्गम स्थानों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, अभी मैं दे नहीं पाऊँगा, लेकिन हम अभी तक हमारा करगिल तक हमारा कार्यकर्ता पहुँच गया है। तो उत्तर से दक्षिण तक और जहाँ तक जनजातीय समाज रहता है वहाँ हर जगह हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि समाज को एक साथ जोड़ने की, क्योंकि जनजातीय समाज ये इस देश की सीमाओं पर बसता है और इस देश की सुरक्षा और एकता, अखंडता तभी संभव है कि जब जनजातीय समाज उसकी सुरक्षा के लिए तैयार हो। जैसा कि उन्होंने सिकंदर से लेकर मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और पूरी मिशनरियों को उनकी गतिविधियों के खिलाफ हजारों व्यक्तियों ने शहादत दी है, लेकिन वो इतिहास के पन्नों पर नहीं आ पाई क्योंकि इससे समाज को अलग रखा था। अब सारी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम समाज के सामने उनकी शहादत और योगदान को लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये किताब दीजिए। आप जो बोल रहे हो, हमने इस पुस्तक में, आप देख सकते हैं, इस पुस्तक में हमने उन जनजातीय समाजों जिनको अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं लेके आई या कोई भी नहीं लेके आया, हमने लाने की चेष्टा की है। आप इसको भी देखो। बहुत अच्छी बात है। आप देश में अभी भी कई मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ समाज ऐसे थे जो जनजातीय समाज के थे, लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो राजनीतिक रहा हो या किसी और कारण से, वो उनको जनजाति के वर्ग में सम्मिलित नहीं किया है। उसका राज्य सरकार की सिफारिश के माध्यम से राष्ट्रीय जनजातीय आयोग और भारत सरकार की सहमति से महामहिम राष्ट्रपति जी इसकी अधिसूचना जारी करते हैं। ऐसे कुछ प्रयास तो कुछ तो सफल भी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में शायद 1-2 जातियों का हुआ है और इधर भी मांग जहाँ भी है उसकी कार्रवाई हमारे राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के माध्यम से, जहाँ राज्य सरकारें सिफारिश भेज रही है, उसकी जांच करके और उसकी सिफारिश की जाएगी और उसका कोई अंतिम तिथि नहीं है। वास्तव में कोई जनजातीय समाज शेष रह गया है तो कल्याण आश्रम पूरे देश में इस प्रक्रिया को देख रहा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन रह गए हैं, उनको हम उस सूची में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों का भी प्रयास देखकर मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज और मीडिया अगर वास्तव में इस देश के गरीबों की वास्तविक समस्या है, कृत्रिम नहीं,
ऐसी समस्याओं में अगर सहयोग देने लग जाएं तो हम बहुत बड़ा इस राष्ट्र का भला करेंगे, इस देश की सुरक्षा का भला करेंगे और इस देश की सामाजिक समरसता बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका भी हम बहुत ही कारगर काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं अभी गई थी, शिलोंग गई थी, तो मैंने देखा वहाँ पर खासी जातियाँ जो आज भी मतलब क्रिश्चियन धर्म अपना रखी है, और मैं वहाँ पर मंदिर जगह जगह पे वहाँ मंदिर भी नहीं है कि आपको मालूम चले कि भाई यहाँ नवरात्रा चल रहा है। तो वो जो स्थितियाँ हैं वो कल्याण आश्रम उसके लिए क्या कर रहा है? कल्याण आश्रम सबसे पहले जनजाति समाज की आस्थाओं के क्या केंद्र हैं, वो किसकी पूजा करते आए, उनको तलाश करके उनका संरक्षण और उसका पुनरुद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी सहमति से वो कौन कौन से देवता, शिव जी को, हनुमान जी को या राम जी को या भैरव जी को, जिसको मानते हैं, हम भामाशाहों के माध्यम से उसका निर्माण भी करवा रहे हैं। और अभी आंध्रा में राजमुंद्री डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ करीब जनजाति समाज की मांग पे हमने प्रयास किए 108 मंदिर बनाने के, जिसमें राम परिवार भी है और उनके आदि कोई देवी देवता है उनका भी पूजा। अभी 40 से ऊपर तो हम हनुमान जी के कंस्ट्रक्ट करा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा देंगे। जी धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे इनकी बातें जो इन्होंने कल्याण आश्रम के बारे में कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी जो बातचीत आपने सुनी है, आप उन पे अमल करें और देखें कि क्या हो रहा है समाज में। जो समाज की अवस्था है इनके अनुसार वो विकृत अवस्था है, उसको सुधारने में कल्याण आश्रम अपना योगदान दे रहा है। आप भी आइए इनके साथ और आप भी जुड़िए इनके साथ। इनका कहना है कि हमारे साथ समाज जुड़े, शहर जुड़े, गांव जुड़े, बस्ती जुड़े, जो भी है वो हमारे साथ जुड़े और समाज कल्याण में हमारे साथ सहयोग करें। धन्यवाद। मैं मीनाक्षी सांगनिया, सलीना मासिक।